चलो लास्ट लेक्चर में बेटा अपने कहां तक किया था, ड्यूमा जेल्डोल मेथड की अपने बात की थी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बच्चों मैंने कहा था लास्ट में जैसे ड्यूमा जेल्डोल में अपन ने फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाते हैं ये तो अपने डिस्कस किया था। चलो ये फॉर्मूला कैसे डेराइव करना है, कैसे करना है, ये डिस्कस किया था। चलो बेटा आपने देखो जेल्डोल मेथड के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जेल्डोल मेथड में लास्ट में हमने फॉर्मूला बेटा डेराइव किया था। एक हमने क्या लिखा था, परसेंटेज नाइट्रोजन इसको तो क्या किया था 1.4 मल्टीप्लाई बाई एन इंटू वी एम एल, किसके लिए, एसिड, अपॉन क्या किया था W सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्यों 100 नहीं आएगा बच्चों, मैंने कहा था याद है ना, परसेंटेज का एकमात्र फॉर्मूला जिसके मल्टीप्लाई में 100 नहीं आएगा क्योंकि ये 100 पहले से सॉल्व हो चुका है बच्चों। ये चीजें साथ साथ दिमाग में सेट करने वाली होती है ताकि दिमाग में हमें एग्जाम में गलती से बचा सके। क्लियर है। चलो बेटा यहां बात करें, बेटा ध्यान रखना ये कब आपको अप्लाई करना है, कब क्या करना, ध्यान रखना। गलती कहां करवाएगा, जैसे मैंने कहा इस पे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक तो नीट लेवल का, एक जेई में आ चुका 3-4 साल पहले। बेटा कैसे करना, क्या करना, उस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना है, इफ ओनली एसिड इज गिवन फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। बात समझ में आई क्या। हमें पता है, मैंने बार बार यहाँ पे लिखा है N इंटू वी एम एल एसिड, N इंटू वी एम एल एसिड, याद है ना। यानी अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए ओनली एसिड की कंसंट्रेशन वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है तो सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके आगे लिख लो, इसके आगे लिख लो, इफ ओनली acid is given, if only acid is given for neutralization of ammonia, if only acid is given for neutralization of ammonia, if only acid is given for neutralization of ammonia, यानी अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए ओनली तुम्हें कोई एसिड दे रखा है तो सीधा फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना बच्चों। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो एक चीज तुम्हें क्या देगा, इधर ध्यान दो, एक होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन, एक होता है कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है। दोनों का मीनिंग वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी माइनर डिफरेंस है बच्चों। क्या बोला मैंने, न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, इस चीज को मतलब समझना है इसका। फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है और ये बेस है बच्चों। क्लियर है। मान लो आपसे बोला जाए एसिड है, इसके 10 इक्विवेलेंट है और बेस के 5 इक्विवेलेंट है, तो ये बताओ सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा क्या, नहीं बच्चों। आपको याद है हमने कहा था एसिड बेस की रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो। तो इसके 5 इक्विवेलेंट, तो ये कितना पार्टिसिपेट करेगा, 5 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेगा। ये 5 रिमेनिंग है या नहीं है, ये 5 रिमेनिंग है। अगर ये 5 रिमेनिंग है तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर मान लो तो देखो न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन है क्या, नो। कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता, ओवरऑल सॉल्यूशन अभी भी क्या आ रहा है, एसिडिक आ रहा है बेटा। क्लियर है। या फिर मैं बोलूं बेटा इसके 5 इक्विवेलेंट है, इसके है 10 इक्विवेलेंट, तो ये बताओ ये 5 इक्विवेलेंट इसके कितने इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, 5 से रिएक्शन करेगा, बाकी कितने बच गए, 5 बच गए। ये अपना कैरेक्टर शो करेंगे, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। यानी दोनों की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जहां तक रिएक्शन हो सकती है रिएक्शन हो गई, अब प्रोसेस स्टॉप हो गया। क्लियर है। लेकिन इसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है बच्चों अभी भी बेस रिमेनिंग है, सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं हुआ है। क्लियर है। अब मैं क्या करूं बच्चों, अगर मुझे कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन करना है तो देखो एसिड के 10 इक्विवेलेंट थे तो बेस के मैं 5 इक्विवेलेंट और ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यस और नो। अरे बेस के 5 इक्विवेलेंट पहले थे, 5 इक्विवेलेंट और ऐड कर दूं तो ये बताओ बेस के भी कितने इक्विवेलेंट हो गए, 10 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। अब हमें पता है बच्चों इसके 10 इक्विवेलेंट, इसके 10 इक्विवेलेंट से रिएक्शन करके फाइनली कौन रिमेनिंग रहेगा, एसिड या बेस, कोई सा रिमेनिंग नहीं रहेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। दोनों में कंप्लीट रिएक्शन होगी बेटा, कोई सा रिमेनिंग नहीं है, सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक, इसको बोलते हैं कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो मेरा बताने का पर्पज क्या है बेटा,
कई बार हमें क्या करेगा, अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो एसिड दिया जाता है, अमोनिया हमें पता है बेसिक है और एसिड मिलेगा वो एसिड ही है बच्चों। वो एसिड क्या होता है, उस एसिड और अमोनिया के रिएक्शन से कई बार सॉल्यूशन का कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, तो हमें क्या करेगा, एसिड के साथ साथ सॉल्यूशन के कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या दे देगा, एक दूसरा बेस भी दे देगा बच्चों। समझ में आया? अरे सीधी सी बात है, अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो एसिड गिवन था उस एसिड की अमाउंट क्या है, अमोनिया के कंपेरिजन में ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, एसिडिक हो गया। अब जो एसिड बच गया उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या, कुछ आपको एक्स्ट्रा बेस और दे दे, तब आपको कैसे करना है, तब ये सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसके नीचे पॉइंट लिखो, इफ ए बेस इज ऑल्सो गिवन if a base is also given with acid, 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 if a base is also given with acid for completely neutralization of solution, if a base is also given with acid for completely neutralization of solution, if a base is also given with acid for completely neutralization of acid, completely neutralization of solution, if a base is also given with acid for completely neutralization of solution, then solve the question by, then solve the question by, then solve the question by E acid equal to E base। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बेटा, एसिड और बेस के इक्वलेंट इक्वल करके हमें सोल्व करना है, ई एसिड इक्वल टू ई बेस। क्लियर है? कैसे करेंगे बेटा, इसमें एज ए रेफरेंस एक क्वेश्चन अपन एग्जांपल लेके देखेंगे कैसे करना है। ओके चलो, एक चीज बेटा और ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का पार्ट ले रहा हूं, तो एनसीईआरटी में जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं ऐड करवा रहा हूं। ओके, आपको याद है बच्चों, हमने कहा था जेल्डोल मेथड उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है जिसमें नाइट्रोजन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है, यस और नो। इसका मतलब कुछ कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसमें कौन कौन से होते हैं जो एनसीईआरटी में हमें दे रखे, ध्यान रखना बेटा, क्या, एक तो होता है एजो, एक होता है एजोक्सी, एक होगा बेटा नाइट्रो, एक होगा बेटा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एंड साइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, साइक्लिक, साइक्लिक नाइट्रोजनस, साइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कई एग्जांपल ऐसे देता है बेटा, पीरिडीन, पायरोल, ईटीसी। ठीक है, यानी ऐसे जो कंपाउंड्स है बेटा इनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इससे आगे अमोनिया बनेगा क्या, नहीं बच्चों। मैंने क्या कहा था, हर एलिमेंट का परसेंटेज डिटर्मिनेशन अपन क्या करते हैं, एक फिक्स कंपाउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं, यस और नो। कंपाउंड किस, अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें अमोनिया से करना है, अमोनिया किससे बनेगा, अमोनियम सल्फेट से, और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आगे अमोनिया नहीं बनेगी, अमोनिया नहीं बनेगी तो उसके परसेंटेज डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, लास्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, दिस मेथड, लिखो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, this method is not applicable for, this method is not applicable for, बोर्ड पे नाम लिखे बेटा, लिख लो ये।
चलिए, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एजो, एजोक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड यानी pyridine, pyrrole etc because they are not changed in अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते। दे आर नॉट चेंज इन अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते। चलो बेटा, बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो, तो ये अपने बात की जेल्डोल मेथड क्या होती है, कैसे होती है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे करना। जैसे मैंने कहा, दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक तो एजो, एजो क्या होता है? अरे एजो क्या? एंड डबल बॉन्ड एंड। आप ऑर्गेनिक में कई सारे कंपाउंड देखो, जैसे एजोबेंजीन। एजोबेंजीन में नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक मान लो, ये जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, इस पे नाइट्रोजन जुड़ा है, फिर ये दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा है, फिर ये इधर और बेंजीन रिंग है, ये इनको बोलते हैं एजोबेंजीन। एजो कंपाउंड आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होते हैं, उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? एजोबेंजीन। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? नाइट्रो, नाइट्रो पता ही है, इसमें NO2 NO3 वाले ग्रुप्स होंगे, कई सारे एक कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे। pyridine, pyrrole, pyridine, pyrrole जैसे बेंजीन की साइक्लिक रिंग होती है, वैसे ही क्या होते हैं, इसमें एक कार्बन की जगह क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। pyridine में 5 कार्बन होते हैं, पायरोल में होते हैं शायद 5, pyridine में 5-6 के समथिंग होते हैं। तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा। ये क्लियर है? ये 1 बाय 1 आपके ऑर्गेनिक में आते जाएंगे, एन कंटेनिंग में खासकर बेटा। एन कंटेनिंग में सारा दे रखा है, 12th की फिजिकल का है ये, सॉरी ऑर्गेनिक का, 12th की ऑर्गेनिक में दे रखा है। एन कंटेनिंग के साथ एजो कंपाउंड, एजो, एजोक्सी, pyridine, पायरोल, ये सारे कंपाउंड्स 1 बाय 1 पढ़ोगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा, तो ये अपन ने कहा बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मैंने कहा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो सीधा जो नीट लेवल का आता है फॉर्मुला बेस, एक जेई लेवल से थोड़ा सा हमें अच्छे से डिस्कस करना है कि कैसे करना। जो मैंने कॉन्सेप्ट तरीका आपको बताया है, ओनली एसिड देगा, नीट लेवल पे सीधा फॉर्मुला लगा के 40 सेकंड में हमें सोल्व करना है। लेकिन जेई लेवल पे हमें पता है बच्चों 3 मिनट्स अगर दे रहा है एक क्वेश्चन की, तो सीधी सी बात है उसका यूटिलाइजेशन करवाएगा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा जिसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ से ध्यान रखना है। ओके, चलो देखते हैं बेटा कैसे पूछता है। लिखो 10 ml 0.1 mH2SO4, 10 ml 0.1 mH2SO4, 10 ml 0.1 mH2SO4, 10 ml 0.1 mH2SO4 is required for neutralization of ammonia. 10 ml 0.1 mH2SO4 is required for neutralization of ammonia. For neutralization of ammonia obtained by 0.5 gram of organic compound, obtained by 0.5 gram of organic compound, obtained by 0.5 gram of organic compound, obtained by 0.5 gram of organic compound in Zeldol method. In Zeldol method, in Zeldol method लिख लिए। then calculate the percentage amount of nitrogen, then calculate the percentage amount of nitrogen, then calculate the percentage amount of nitrogen in organic compound, calculate the percentage amount of nitrogen in organic compound। चलिए, चलो देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। देखो मैं करवा देता हूँ, देखो कंप्लीट करते हैं इसे जल्दी से बच्चों। देखो सबसे पहले बात करें परसेंटेज नाइट्रोजन की बात करें, तो ये बताओ जेल्डोल मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। ये बताओ अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड के साथ कोई बेस दे रखा है क्या? अरे ओनली H2SO4 तो दे रखा है। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। तो सीधा ये बताओ, सीधा जो 1.4 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। ओनली एक एसिड ही दिया जाए। मैंने क्या कहा था?
अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए ओनली एक एसिड दे रखा है, सीधा फॉर्मूला लगा देना, हर हाल में आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1.4 मल्टीप्लाई क्या करूंगा n इंटू वी एम एल एसिड अपॉन क्या करेंगे W सैंपल मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चों 100। यस और नो, यस और नो, नो परसेंटेज का फॉर्मूला है लेकिन इसमें 100 नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ये मुझे मास सैंपल या कंपाउंड का दे ही रखा है बच्चों, और हमें जो एसिड चाहिए H2SO4 यहाँ एसिड की फॉर्म में है N इंटू VML चाहिए। अरे H2SO4 का वॉल्यूम दे रखा नहीं दे रखा, और मोलरिटी दे रखी है, जबकि मुझे क्या चाहिए नॉर्मेलिटी। इसका मतलब पहली बात तो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। कैसे, हमें पता है H2SO4 है, H2SO4 पहली बात तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स। यस और नो, क्लियर है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी होगी, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यों, बिल्कुल बेटा हमें पता है कोई एसिड कितने H+ डोनेट करेगा वही तो उसका क्या होगा एक्स होगा, याद आना। ओके ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पता है ये ब्रेक होके 2H+ SO4 -2 बनाता है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे मतलब कितना आ गया 0.2 हो गया। क्लियर है, तो यहां से क्या करेंगे परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई n कितना आ गया 0.2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 10 ml, और ये किसके लिए है H2SO4 के लिए, अपॉन W सैंपल कितना हो गया बेटा 0.5 हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसे अगर हम करें बच्चों देखो ये डेसिमल इस 0 से गया, ये डेसिमल इससे गया, अगर हम करें बेटा 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 28 अपॉन 5, हमें पता कितना आ जाएगा 5.6%। समझ में आ गया, नोट करो। चलिए बेटा, ये तो हुआ बेटा नीट लेवल का काम, जिसमें सीधे हमें वैल्यू पुट करके बस 40 सेकंड में हमें ऑप्शन मैच करना है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, बस इसमें इतना टाइम होता है, हमें देखते स्ट्राइक करना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कैसे मुझे ऑप्शन मैच करना है। ओके, अब बात करें जेई लेवल पे जहाँ थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन सोचना सब कुछ करने की जरूरत है। लिखो बेटा, लिखो 100 ml 0.1 mHCl, बोर्ड पे डाटा मैच करते रहना। 100 ml 0.1 mHCl, 100 ml 0.1 mHCl is required, 100 ml 0.1 mHCl is required for neutralization of ammonia. 100 ml 0.1 mHCl is required for neutralization of ammonia obtained by 0.2 gram of obtained by 0.2 gram of organic compound, obtained by 0.2 gram of organic compound
obtained by 0.2 gram of organic compound in Zeldol method. In Zeldol method, आगे लिखो इफ यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो बेटा इफ 20 ml, 0.1 mNaOH, if 20 ml, 0.1 mNaOH is also added in solution, if 20 ml, 0.1 mNaOH is also added in solution for completely neutralization, also added in solution for completely neutralization of solution, then calculate the percentage amount of nitrogen, then calculate the percentage amount of nitrogen in organic compound, then calculate the percentage amount of nitrogen in organic compound। लिख लिए बच्चों? देखो 2 पेज का क्वेश्चन तो हमें जरूर दे दिया, लेकिन अगर समझ के करे तो कुछ ज्यादा टिपिकल काम नहीं है बच्चों। ओके, देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन को। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल और फिजिक्स में और मैथ्स में क्वेश्चन सही होने का एक ही तरीका है, उसे फील करो बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, बात खत्म। उसके बाद स्टार्ट करो। हमें क्या बोला है कि जेल्डोल मेथड दे रखी है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2 ग्राम। इससे जो अमोनिया गेन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl यानी इतना एसिड मुझे दे दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो क्या लफड़ा कर दिया बच्चों, साथ में हमें बेस भी दे दिया। जबकि 1.4 वाला फॉर्मूला ओनली एंड ओनली एसिड की कंडीशन में अप्लाई होता है। मैंने बार बार एसिड 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 इसलिए लिखा है, याद है ना? क्लियर है? इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करना है बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से करेंगे। याद है ना मैंने क्या कहा था? अगर अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या एसिड के साथ साथ कोई बेस भी दे दे, अरे NaOH क्या है, बेस है या नहीं है? एसिड के साथ साथ कोई बेस भी दे दे तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? E एसिड इक्वल टू E बेस, काम खत्म। E एसिड इक्वल टू E बेस। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो एसिड देखो कौन कौन है बच्चों? HCl एसिड की फॉर्म में है। बेस कौन है? एक तो NaOH और प्लस हमें पता है साथ में अपनी अमोनिया है, वो भी तो क्या है? बेस है। क्लियर है? एसिड बेस का नंबर क्या है डजंट मैटर। रिएक्शन में क्या होता है? टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जितने एसिड के इक्विवेलेंट होंगे बेस के इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं बच्चों। आपको याद है इक्विवेलेंट के कई सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। एक तो होता है इक्विवेलेंट होता है N × V लीटर, एक होता है बच्चों W/E, एक होता है मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स। यस और नो? अरे इक्विवेलेंट के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं नहीं होते? होते हैं। जिसको जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहां से बच्चों ये बताओ, मुझे तुम अमोनिया का वेट बता सकते हो क्या? मैं ये लिख दूं HCl, मुझे अमोनिया का वेट चाहिए, बता सकते हो क्या? अमोनिया का वेट बता सकते हो क्या? अमोनिया का वेट बता दो बेटा, आपके पास 30 सेकंड्स है। अमोनिया का वेट कितना होगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं। सभी के इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। HCl को मैं क्या लिखूंगा? N × V लीटर। अरे HCl का मुझे क्या दे रखा है? मोलरिटी वॉल्यूम दे रखा है, तो ये तो HCl के लिए हो गया। इक्वल टू NaOH के लिए क्या लिखूंगा? N × V लीटर। ये किसका? NaOH का। क्लियर है? प्लस यहाँ पर कंसेंट्रेशन नहीं दे रखी है, इसको मैं लिख रहा हूँ W/E। ये किसके लिए? NH3 के लिए। ये बताओ अमोनिया का वेट बता सकते हो क्या? कितना? फटाफट करो, पेन चलाओ। कंपैरिजन तुम्हें कैसे करना है श्योर कर लेना। प्रिंस श्योर कर लेना बेटा, थोड़ी बहुत गलती कर रहा है क्या? अभी भी गलती कर रहा है थोड़ी बहुत?
0, बहुत बढ़िया। .136, ठीक। अब 0.08 नहीं आएगा बेटा, 0.008 आएगा वो। कहां तक पहुंचे? सही रास्ते पे चल रहे हो क्या? या रास्ता भटक गए? शुभम भटक गए क्या? चलो बेटा इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। देखो कैसे करना है, मुझे क्या करना है, देखो इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ से कंपैरिजन से अमोनिया का वेट चाहिए, तो कैसे करेंगे बेटा? मुझे दे रखा है नॉर्मेलिटी, और मुझे HCl NaOH दोनों किसके टर्म में दे रखा है? मोलरिटी के टर्म में दे रखा है। तो n इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बेटा? m इंटू एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अगर v ml में हो तो अपॉन में क्या करेंगे 1000। ये तो किसके लिए हो गया बेटा? HCl के लिए। यस और नो? क्लियर है। यहाँ बात करें बेटा NaOH के लिए, NaOH के लिए मुझे ये भी मोलरिटी के टर्म में दे रखा है, तो m मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई, और अगर v ml में हो तो अपॉन में क्या कर देंगे 1000। ये किसके लिए हो गया बच्चों? NaOH के लिए। यस और नो? क्लियर है। प्लस W ऐसा कैसा, और E को मैं क्या लिख सकता हूँ MW अपॉन एक्स, ये किसके लिए हो गया? अमोनिया के लिए। ये समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है। चलो बेटा वैल्यू पुट करते जाते हैं। देखो HCl की मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.1। HCl के लिए x कितना होगा बच्चों? 1 होगा बेटा। एक H प्लस डोनेट करेगा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, अपॉन कितना हो गया 1000, इक्वल टू, देखो मोलरिटी कितनी दे रखी है NaOH की 1, x कितना होगा 1, क्योंकि 1 OH माइनस डोनेट करता है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 20, अपॉन क्या करूंगा 1000, इक्वल टू W अमोनिया, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। MW कितना होता है 17, x कितना होगा 1 होगा बेटा। एक H प्लस गेन करता है। यस और नो? एक एक चीज मैंने बताई है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। क्लियर है। अब देखो बच्चों, डेसिमल इस 0 से गया, ये डेसिमल इस 0 से गया। क्लियर है। तो बेटा देखो 10 टू पावर, ये 1000 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या होगा 10 टू पावर -3 होगा, नहीं होगा? तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3। यस और नो? बच्चा कहेगा सर इसे डिवाइड ही कर लेता बेटा, लेकिन डेसिमल की गलती से बच के रहना है। डेसिमल की गलती बहुत इजीली करवा देगा। ओके, तो खास कर ध्यान रखना, डेसिमल की गलती से बचने के लिए बता रहा हूँ। इसको 0.0002 करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3। यस और नो? क्लियर है। इक्वल टू क्या हो गया बेटा W अमोनिया अपॉन कितना हो गया 17। क्लियर है। इसको इधर लेके आ सकते नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 माइनस क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 इक्वल टू क्या हो गया W अमोनिया अपॉन 17। यस और नो? क्लियर है। चलो बेटा, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो इसे अगर करें क्या हो गया, कौन सा ये वाला क्या, अब ये प्लस ही तो है शुभम, सही से देखो नीचे ये भी प्लस है यार, ये रहा। अब बोल ठीक है। चलो बेटा देखो, तो क्या कहा अपन ने, यहां से अगर हम करें बेटा तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 इक्वल टू क्या हो गया W अमोनिया अपॉन 17। क्लियर है। अरे 10 को 2 से माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 8, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है। सर वहां इक्वल नहीं आएगा प्लस आएगा, बिल्कुल कर तो दिया प्लस, सही से देखो ये रहा बेटा प्लस ही तो है, सही से देखो। देखो बच्चों अपन ने क्या किया, बच्चों ध्यान रखना, मैंने देखो डेसिमल की गलती से बचने के लिए आपको 10 टू पावर -3 पावर में ऐसा लगा दिया, कॉमन होके बेटा बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से W अमोनिया की बात करूं तो W अमोनिया इसको क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 17। यस और नो? अब यहां से करें बेटा तो क्या लिखेंगे W अमोनिया इक्वल टू, हमें पता है 8 7 कितना करे 136 आ जाएगा क्या, 8 को 7 से करे 56 पावर 6 और 8 1 और पावर 5 यानी 136 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3। ये मेरे पास किसका वेट आ गया बच्चों, अमोनिया का वेट आ गया। बस अब हमें एक हिंट मिल गया बच्चों, कंपैरिजन करने वाला तरीका याद है ना, कैसे बेटा, हमें पता है अमोनिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या लिखेंगे 4 अमोनिया, 4 अमोनिया हमें पता है एक्चुअल अमोनिया का वेट कितना होता है 17 ग्राम, तो उसमें नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 14 ग्राम। यस और नो? तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते,
क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें पता है कि 17 ग्राम अमोनिया, 17 ग्राम अमोनिया इक्वल टू क्या है बच्चों, 14 ग्राम नाइट्रोजन। यस और नो, क्लियर है। 17 ग्राम अमोनिया तो 14 ग्राम नाइट्रोजन। अगर 1 ग्राम अमोनिया होता तो क्या लिखेंगे बच्चों, 14 अपॉन 17 ग्राम नाइट्रोजन। यस और नो, क्लियर है। और एक्चुअल में हमें पता है अमोनिया का वेट कितना आ रहा है बेटा, 136 वाला आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 136 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 ग्राम में अमोनिया इसको तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 14 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 136, बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रही ना, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 ग्राम नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये इतना ग्राम नाइट्रोजन मैंने लिया है, इतना ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। चलो बेटा अब बात करें बच्चों, देखो कैसे इसको वापस डिवाइड करें बेटा, एट टाइम होगा नहीं होगा, अरे 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया तभी तो कितना है था 136, डिवाइड कर दूंगा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये 14 को 8 से करें कितना आ गया 112 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 ग्राम नाइट्रोजन। मेरे पास इतना नाइट्रोजन का मास आ गया नहीं आ गया, आ गया बच्चों, क्लियर है। बस यहाँ से मेरे पास नाइट्रोजन का मास आ गया। अब मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत है क्या, अरे अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला याद है या नहीं है बच्चों। अपन क्या करते हैं बेटा उसमें, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू मैं क्या करूंगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपन क्या करते हैं, मास ऑफ सैंपल, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं बेटा 100। यस और नो, करते नहीं करते। तो बस यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू, नाइट्रोजन का मास मेरे पास कितना आ रहा है 112 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3, सैंपल का मास कितना दे रखा है 0.2, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 है बच्चों। इस डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 10 आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। इसकी बात करें 10 टू पावर -3 और 1000 से कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, और ये 2 और 112 कितना आ गया 56। तो फाइनली कितना आ गया 56%। समझ में आ गया, क्लियर है। तो जेई अगर बोला है बेटा तो 3 मिनट आपकी यूटिलाइज जरूर करवाएगा, कंज्यूम कराएगा पूरा। आपको इक्वेशन डेरिवेशन सब कुछ वहां करना पड़ेगा, वहां पे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सब कुछ अप्लाई हो जाता है। तब थोड़ा सा कटो भी इसीलिए डाउन जाती है बेटा, 30-40% में तो कॉलेज मिल जाती है। बात समझ में आई क्या। और यहाँ पर 80-80 तक कोई अपना कोई ठिडा ही नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है कैसे हो रहा है जो भी है बेटा, बात समझ में आ गई, नोट करो। बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में किया था, वेरी गुड।
ये वाला तो कर लिया था ना। इरेज कर दिया, इधर वाला नहीं किया था। बाकी बच्चों ने तो छाप लिया था। बहुत स्लो चल रहे हो। अरे चलो तरीका ध्यान में कर लोगे ना। नीचे का थोड़ा सा बच्चा था, यहां तक क्या अपने क्या लिखा था बेटा, चलो फटाफट कर देते हैं। अपने क्या किया था, इनको n इंटू वी एम एल की टर्म में लिखा था, तो ये तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने तक तो आ ही गया था। 0.1 HCl के लिए लिखा था, x1 होता है, वॉल्यूम कितना 100 ml अपॉन 1000 इक्वल टू अपने क्या किया था, ये कितना था बेटा 0.1 मल्टीप्लाई x1 था, वॉल्यूम 20 ml अपॉन 1000 इस प्लस W अपॉन NH3 इक्वलेंट मास ऑफ इक्वलेंट मास, और इसको MW अपॉन x अपने कर ही लिया था, तो 17/1 लिख दिया था। यस और नो? ठीक है, वैल्यू में था। ठीक है, तो इसको बेटा देखो, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 ऊपर आएगा, ये -3 प्लस क्या हो गया W अमोनिया अपॉन 17, ये इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 -2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 इक्वल टू W अमोनिया अपॉन 17। क्लियर है? बाकी तो कर ही रखा है। अब तो मिटा दो ना प्रिंस छवि, ये तो छाप दी ना। ये भी बुझाड़ दे। चलिए पूरा छाप दिया गया प्रिंस छवि, पूरा बुझाड़ दे। चलो बेटा आगे हेडिंग लिखो। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बेटा MF एंड EF। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, चलिए लिख लिया क्या बच्चों? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, परसेंटेज कंपोजिशन वाला अपना कंप्लीट हो गया है बच्चों। हर एलिमेंट के लिए मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताए कैसे क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, कैसे ध्यान रखना है। ओके चलो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों देखो दोनों का नाम में फॉर्मूला फॉर्मूला आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें फॉर्मूला तो देगा कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना, ये इतना वो इतना, यानी है तो दोनों फॉर्मूले, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान रखना। क्या सुनना, एक कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसके बाद खुद बताओगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ रियल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्लियर है? while empirical formula is represent the simplest integer ratio of number of atoms in a molecule or compound। क्या बोला, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करेगा बच्चों, यानी किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम्स के रियल नंबर का रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करेगा, उन नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी सबसे छोटा रेशियो क्या होगा सिंपल फॉर्म में करें तो। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, एग्जांपल से समझना बेटा। क्या
हमने आज तक कई बार बोला है ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के मैं दो फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करूंगा बेटा। एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, एक होगा मोलिकुलर फॉर्मूला और एक होगा बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखो बेटा अपन क्या कह सकते हैं। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको ध्यान है, आज तक हमने यही बोला है कि ग्लूकोज ये होता है C6H12O6, यस और नो, क्लियर है बेटा। C6H12O6 से हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं, क्लियर है। एक्चुअल मॉलिक्यूल में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 6 12 6 होता है एक्चुअल रेशियो, तो इसको बोल देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर है। अब इनका सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो, सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटा रेशियो, और इंटीजर में आना है, डेसिमल में नहीं आना बेटा, ठीक है। इनका सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो अगर मैं लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बताओ बच्चों ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O, क्लियर है। बस इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, अपन 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, लेकिन बार बार काटना पड़ेगा। लास्ट कहां तक आएंगे, बिल्कुल 1 to 1 तक आएंगे, क्योंकि 6 से कैंसिल आउट करें तो क्या लिखेंगे C1H2O1, यस और नो, यानी अपन क्या कह सकते हैं CH2O बेटा, समझ में आ गया। अब दोनों का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम के रियल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे छोटा रेशियो, और वो भी इंटीजर में, समझ में आ गया, क्लियर है। डेसिमल में नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर है। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंट, molecular formula is represent, molecular formula is represent the ratio of molecular formula is represent the ratio of real number of atoms, molecular formula is represent the ratio of real number of atoms in a molecule or compound, molecular formula is represent the ratio of real number of atoms in a molecule or compound while empirical formula is represent the simplest integer ratio, while the empirical formula is represent the simplest integer ratio of, while empirical formula is represent the simplest integer ratio of number of atoms, simplest integer ratio of number of atoms, simplest integer ratio of number of atoms in a molecule or compound, simplest integer ratio of number of atoms in a molecule or compound। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जिस एटम के साथ कुछ नंबर नहीं लिखा हो समझ जाना बेटा 1 है वो, क्लियर है। 1 से अलावा कुछ होता तो अपन स्पेशली डिनोट करते ही हैं। चलिए एक चीज और ध्यान रखना बेटा, क्या, द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मोलिकुलर और कंपाउंड आर मे बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, हमेशा सेम हो या हमेशा डिफरेंट हो कोई जरूरी नहीं है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, समझना। एक एग्जांपल अपन ये लेते हैं बेटा, जैसे बेंजीन,
अपन लिखते हैं बेंजीन। क्लियर है? बेंजीन के लिए बात करें बेटा, देखो दो फॉर्मूले अपन लिखेंगे, एक होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक इसका लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हो ना, MfEF। क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है बेटा बेंजीन का क्या होता है, C6H6। यस और नो? क्लियर है बेटा? हमें पता है एक बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 6 कार्बन एटम होता है, 6 हाइड्रोजन एटम होता है। क्लियर है? और इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अरे CH हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है बच्चों, दोनों में डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें तो क्या है, डिफरेंट है बेटा। क्लियर है? लेकिन हम बात करें एक एग्जांपल, जैसे मैं ये लिखूं बच्चों मेथेन, अगर हम बात करें मेथेन की, तो मेथेन का हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4। क्लियर है? और वैसे ही अगर हम करें बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, यही होगा, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूले में उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो लेके आना है। और हमें पता है कोई सा भी एक एटम अगर 1 नंबर में आ गया, उससे छोटा रेशियो ले सकते हैं क्या, नहीं बेटा। तो अब इसे वापस डिवाइड कर पाएंगे क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि डिवाइड करते ही कार्बन डेसिमल में आ जाएगा, और फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू तो लेना ही नहीं है, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो। क्लियर है? इसका वाला सबसे छोटा रेशियो इनका यही आएगा 1:4। क्लियर है? इसका वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका यही आ गया, तो इसमें क्या है बच्चों, सेम है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा अगला स्टेटमेंट, द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ, the molecular formula and empirical formula of a compound, the molecular formula and empirical formula of a compound are maybe same or different, the molecular formula and empirical formula of a molecule or compound are maybe same or different, are maybe same or different, the molecular formula and empirical formula of a molecule or compound are maybe same or different। चलिए फॉर एग्जांपल लिख लो बेंजीन मेथेन वाला। चलिए बच्चों, चलो बेटा देखो, ये तो मैंने बताया बेटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला इनका मतलब क्या होता है। ओके, अब बात करें बेटा इसके न्यूमेरिकल पार्ट की, इस पर न्यूमेरिकल हमें कैसे पूछेगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो देखो बेटा एक्चुअल में इसमें 4 चीजें होती है। क्या? एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। अरे दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले के वेट आ सकते नहीं आ सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसमें मॉलिक्यूल जो कौन कौन से एटम्स है कितने हैं उनका वेट आ जाएगा, वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूले में जो जो एटम सर कितने नंबर में है उनका वेट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर है? हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा, बच्चे को नॉर्मल टीचर एक फॉर्मूला रटाते सीधा कि बेटा ये याद रखना, लेकिन होता कैसे समझना, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज कभी नहीं होना बेटा। देखो इजी वे में ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे। हम 2 फॉर्मूले की यहाँ पर बात करें, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले को इक्वल करके लिख देना। क्या? एक है मॉलिक्यूलर, दूसरा एम्पेरिकल, तो मैं क्या लिखूंगा, ये लो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा मैंने क्या बोला है बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले की बात कर रहा है, दोनों को इक्वल करके लिख देंगे, और जो फॉर्मूला है अपॉन में उसी का वेट कर देना, काम खत्म। क्लियर है? मैंने क्या बोला है, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसी के अपॉन में क्या कर देना, उसका वेट कर देना बच्चों। तो क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट।
मोलिकुलर वेट, और एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है उसके अपोन में क्या लिख देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नॉर्मल टीचर क्या रटाते, देखो क्या लिखाते हैं क्या रटाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मली मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कैसे मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं इसको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस साइड मैंने क्या लिखा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, इधर आ सकता नहीं आ सकता, यस और नो, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर है? और ये जो लिखा है बच्चों, दोनों वेट जो हमने लिखे हैं, तो क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इक्वल टू लिखा जाता है बेटा एक्स से। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स कोई कोफिशिएंट होता है बेटा। क्लियर है? एक्स यहाँ पर क्या होता है, एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट, यानी कोई कोफिशिएंट होगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट हमेशा हमें पता है किस नंबर में होगा, ये इंटीजर नंबर में होगा, इंटीजर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टर्म में होगा बच्चों ये। ओके, तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू, इधर क्या बच गया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स हो गया बेटा। बस एक्चुअल में टीचर इस चीज को उल्टा करवाते हैं बच्चों, या टीचर्स उल्टा करवाते हैं, मैं उल्टा करवा रहा हूँ, समझना इस चीज को, टीचर यहाँ से रटाना स्टार्ट करते हैं कि बेटा ये ध्यान रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर है? फिर एक्स इक्वल टू होगा मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, तो एक्स इज गए, ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। याद करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है, दो फॉर्मूले हैं, दोनों को इक्वल करके लिख दो, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, और दोनों के वेट उसी के अपॉन में लिख दो, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले को मैं किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं इंटीजर नंबर वाले, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है बेटा, क्या, अगर मैं कहूं बेंजीन, बेंजीन की बात करें, हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्लियर है? और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 6, अरे CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, C6H6 होगा नहीं होगा, होगा बेटा। बस यही तो हमने किया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, इंटीजर रेशियो, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है। इसका उल्टा बोल देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी कोफिशिएंट इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करे, वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? यही बात हमने बोली है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नोट करो।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो तो ये अपने बात की बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। अब देखो बेटा, इसके क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो कैसे करना, क्या करना समझना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कुछ क्वेश्चन 10% क्वेश्चन में बने पूछेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम 90% में बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। कैसे बेटा, हमें कुछ डाटा देगा, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, नाइट्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, अलग अलग एलिमेंट्स की या तो तुम्हें परसेंटेज अमाउंट दे देगा या उनका वेट दे देगा। क्लियर है। तो उसकी हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे करेंगे, अभी हम बात करेंगे बच्चों, सीखेंगे कैसे करना है। ओके, जब हमारे पास जो मुझे डाटा दे रखा था अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले से मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब दो वैल्यू मेरे पास आ गई। तीसरी वैल्यू क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पीछे बच्चों पूरे चैप्टर में हमने कई बार डिस्कस किया है। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की मेथड्स याद है ना। हमें कोई ना कोई हिंट देगा जिसमें हमें क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर वेट का हमें डाटा देगा, यानी उससे हमारे पास पीछे जो मेथड्स पढ़ी हो, कोई सा भी एक मेथड देके उससे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यस और नो, अरे तीन वैल्यूज होगी नहीं होगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तीनों की वैल्यू पुट करने पर चौथी वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों। समझ में आ गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाद में आ जाएगा, उसमें पहले कैलकुलेट क्या करना आना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट का पीछे हमने पढ़ ही रखा है, फाइनली हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये आ जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखना। तो हेडिंग लिखो बेटा, रूल्स फॉर कैलकुलेट, रूल्स फॉर कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। इसके 1 बाय 1 रूल्स के स्टेप्स क्या होते हैं बेटा, ये स्टेप तुम्हें ध्यान है तो कभी गलती नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एज एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वैसे ही अप्लाई करना आगे। ओके देखो बच्चों कैसे करना, सबसे पहले समझना। कोई एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मुझे दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक का कार्बन एक का हाइड्रोजन। क्लियर है। सपोज करो बेटा, पहला स्टेप में क्या लिखूंगा, आपसे बोला जाए अगर कार्बन 85% है और हाइड्रोजन कितना बच गया परसेंट, ये 85 है तो ये कितना बच गया 15%। या तो आपको परसेंटेज अमाउंट देगा, ये आपको क्या देगा बेटा, वेट देगा। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या लिखा रहा हूं, राइट द परसेंटेज अमाउंट और वेट ऑफ एलिमेंट विद एलिमेंट्स। क्लियर है, ये एलिमेंट इतना परसेंट है, ये एलिमेंट इतना परसेंट है, तो उनकी परसेंटेज अमाउंट या वेट को एलिमेंट के साथ ही लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा है। क्लियर है बच्चों, यस और नो। लिखो पहला स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप हमें ध्यान होना चाहिए। लिखो राइट द परसेंटेज अमाउंट, राइट द परसेंटेज अमाउंट, राइट द परसेंटेज अमाउंट, राइट द परसेंटेज अमाउंट और वेट ऑफ एलिमेंट, write the percentage amount or weight of element with elements, write the percentage amount or weight of element with elements। जितने भी एलिमेंट हमें देगा बेटा, अगर दो एलिमेंट है तो दो के लिए, तीन एलिमेंट है तो तीन के लिए, चार होगा तो चार के लिए। क्लियर है, ये लिखना नहीं है एग्जांपल, ये लास्ट में एक साथ लिखना आपको। क्लियर है। पहला स्टेप मेरा क्या है, जो परसेंटेज अमाउंट या एलिमेंट का वेट, एटॉमिक वेट आपको दे रखा उसको क्या करना है, एलिमेंट के साथ लिख देना, इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, या इतना ग्राम है, इतना ग्राम है। क्लियर है बच्चों। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा समझना बेटा, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, एलिमेंट के परसेंटेज अमाउंट को उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगा। कार्बन कितना परसेंट बोला है 85%, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12। क्लियर है। हाइड्रोजन कितना परसेंट बोला 15, एटॉमिक वेट कितना आता है 1। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसमें डाटा ऑलमोस्ट वाले कंडीशन आएगी बेटा, अगर 84 होता 12 से तो 7 टाइम डिवाइड होता नहीं होता, 84 से थोड़ा सा ज्यादा है तो समथिंग कितना हो गया 7.1। क्लियर है बेटा, ये हमें पता ही है, ये तो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। समझ में आ गया। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, डिवाइड टू परसेंटेज अमाउंट और वेट ऑफ एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक वेट। यस और नो, एलिमेंट का जो परसेंटेज अमाउंट या वेट गिवन है उसको उन्हीं के एटॉमिक वेट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। क्लियर है। लिखो बेटा नंबर 2, लिखो डिवाइड टू,
divide to percentage amount, divide to percentage amount or weight of elements, divide to percentage amount or weight of elements by their atomic weight, divide to percentage amount or weight of elements by their atomic weight, divide to percentage amount or weight of elements by their atomic weight। लिख लिया? divide to percentage amount or weight of elements by their atomic weight। नंबर 3 नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? अब देखना बेटा क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू इन ऑल वैल्यूज। ठीक है, सभी वैल्यूज जो हमारे पास आ रही है एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद उसमें मिनिमम वैल्यू चूज करते हैं। सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू इन ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड टू ऑल वैल्यूज बाय दिस मिनिमम वैल्यू। मैंने क्या बोला है, सभी वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू चूज करनी है और सभी वैल्यूज को क्या करना है, इसे मिनिमम वैल्यू से ही डिवाइड कर देना। बच्चा कहेगा सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो हमें चाहिए। यस और नो? अरे ग्लूकोज में अपन ने यही तो किया था बेटा, C6H12O6 था। सिंपलेस्ट रेशियो लेके आने के लिए हमने क्या किया, मिनिमम को चूज कर लिया। मिनिमम कौन सा था, 6, तो 6 से ही सभी को डिवाइड कर दिया था, 1 to 1 आ गया था। यस और नो? क्लियर है? वही बात यहाँ पर है क्या, कि सभी वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे और सभी को डिवाइड करते जाएंगे बेटा, ताकि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? सबसे छोटा रेशियो देखो, एक वैल्यू आ रही है 7.1, दूसरी कितनी आ रही है 15, मिनिमम कौन सा आ गया बताइए बेटा? 7.1, तो क्या करूंगा, 7.1 को 7.1 से डिवाइड कर लो, यहाँ 15 को 7.1 से डिवाइड कर लो। यस और नो? क्लियर है? ये तो हमें पता 1 होगा ही होगा, लेकिन ये हमें पता है बेटा अगर 14 होता, 14.2 होता तो एग्जैक्ट 2 टाइम होता, लेकिन 14.2 से ज्यादा है या नहीं है 15, तो ऑलमोस्ट क्या आ गया 2.2। बेटा आपको डाटा ऐसा ही मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना, आपको ऑलमोस्ट करके करना है। वैलेंसी फैक्टर और एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें खासकर ध्यान रखना, आपको नियरेस्ट वाली अप्रोक्स वैल्यू लेनी है। ध्यान रखना, एग्जिट करने बैठ जाओगे तो कोई भी आंसर मैच नहीं होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखो, देखो सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू, सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू इन ऑल वैल्यूज, select the minimum value in all values, select the minimum value in all values, select the minimum value in all values and divide to all values, and divide to all values by this minimum value, and divide to all values by this minimum value। डिवाइड टू ऑल वैल्यूज बाय दिस मिनिमम वैल्यू। बच्चों देखो किसी मिनिमम, देखो सिंपलेस्ट रेशियो लेके आने के चक्कर में मिनिमम वैल्यू से डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो एक रेशियो हमें पता डेसिमल में आ गया नहीं आ गया, जबकि हमें पता एम्पिरिकल फॉर्मूला डेसिमल में हो सकता है क्या, नहीं बेटा। तो इसको मतलब क्या करेंगे, उनको इंटीजर में लेके आने के लिए किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है बच्चों, इफ ऑब्टेन्ड वैल्यू, मैंने इफ बोला है, अगर ऐसा हो तो ही, मैंने क्या बोला, इफ ऑब्टेन्ड वैल्यूज आर क्या इन फ्रैक्शनल या डेसिमल, देन मल्टीप्लाई देम बाय सुटेबल कोफिशिएंट एंड कन्वर्ट टू ऑल वैल्यूज इन इंटीजर। क्लियर है? मैंने क्या बोला है, यानी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आ रही है इसमें से कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शनल है तो उनको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चों, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? मैंने क्या बोला है, अगर फ्रैक्शनल में आए तो ही ये स्टेप यूज करना, मैंने इफ लगाया है, अगर ऐसा हो तो, अगर हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आ रहा है वो इंटीजर में ही है ऑलरेडी, तो हमें जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके टाइम पास करने की जरूरत है क्या, नो। ऐसा करने के बाद थर्ड स्टेप के बाद अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आए तो हमें इंटीजर वाला स्टेप यूज करना है, अदरवाइज ऑलरेडी इंटीजर में है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को अपन स्किप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बताओ, फिलहाल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मेरे पास फ्रैक्शनल आ रहा है, तो इंटीजर में लेके आने के लिए क्या करूंगा, अरे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा ये तो 1 है ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कितना हो गया 11। यस और नो? सही है ना? दोनों को करना पड़ेगा, भेदभाव तो करना ही नहीं है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसको भी उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? क्लियर है? लिखो नंबर 4, इफ ऑब्टेन्ड वैल्यूज, if obtained values are fractional,
If obtained values are fractional, then multiply them. If obtained values are fractional, then multiply them by suitable coefficient. Then multiply them by suitable coefficient and convert them in integer. इन इंटीजर लिख लिए, कर लिए बच्चों? ठीक है, ये करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अब क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, नाउ राइट द नंबर ऑफ एटम्स विद एलिमेंट्स एज ए फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कैसे, इतना करने के बाद इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, कैसे करना, एलिमेंट कौन कौन से थे, कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या लिख देंगे, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, एक सीक्वेंस में लिख दो। इसके नंबर ऑफ एटम, कार्बन के कितने आए 5, हाइड्रोजन कितना आया 11, यही अपना क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, काम खत्म। एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को सीक्वेंस से एज ए फॉर्मूला लिख दो, सीक्वेंस से, वही अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, जब मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो ये बताओ बेटा, यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ सकता है या नहीं आ सकता है, अरे आ सकता नहीं आ सकता, क्या होगा, 1 कार्बन का कितना 12 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना 1 मल्टीप्लाई कितना 11, तो कितना कर देंगे बच्चों 60 + 11 मतलब कितना हो गया 71 ग्राम। बस सब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, दो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए समझ में आ गया, ये हमने पीछे पढ़ ही रखा है, वेपर डेंसिटी या और कोई सा मेथड कोई सा भी दे देगा, उससे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तीनों की वैल्यू पुट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। लास्ट स्टेप लिखो, नंबर 5, नाउ राइट द नंबर ऑफ एटम्स, नाउ राइट द नंबर ऑफ एटम्स with elements, now write the number of atoms with elements, now write the number of atoms with elements as a formula, now write the number of atoms with elements as a formula, and this formula is called, and this formula is called empirical formula of compound, and this formula is called empirical formula of compound, and this formula is called empirical formula of compound. This formula is called empirical formula of compound. क्लियर बेटा, बेटा एज ए एग्जाम्पल करके ये स्टेप सीक्वेंस जो मैंने नंबर लिखा है स्टेप बाय स्टेप बेटा ऐसे वैसे मैंने एग्जांपल करवाया है। क्लियर है, अब बेटा क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सिग्निफिकेंट नंबर, 2 ही कंटेंट बच गए, तो मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा बच्चों। एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक्सरसाइज जो है उससे पहले तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी मत करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको कैसे करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी कर लेना। तो मैक्सिमम 3 लेक्चर में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 में हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 भी हो जाए मैक्सिमम। क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना। आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को वेडनेसडे को कंप्लीट होते ही बच्चों क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, तब तक कंप्लीट कर लेना बच्चों अपनी तरफ से, ठीक है। चलो बाकी करते हैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो।